हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चैप्टर 12 सीपीए 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि हमारे साथ आज की डेट में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। पहले भी ऐसे ही फ्रॉड होते थे। पहले जब ये फ्रॉड्स होते थे तो वहाँ पे कोई भी पर्सन एक्शन नहीं लेता था, लेकिन धीरे 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 जैसे फ्रॉड्स बढ़ते गए तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हर इंसान के साथ फ्रॉड हो रहा है, जो भी कंज्यूमर कोई सामान लेता है उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लॉन्च किया 1986 में। और अब आपका जो कोर्स है उसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 चल रहा है। सर 2019 क्यों, जबकि ये तो लॉन्च 1986 में हुआ था। यहाँ पे 1986 में ये लॉन्च हुआ, बट 2019 में कुछ चेंजेज आने की वजह से अब, क्योंकि 2019 में कुछ चेंज किए गए, इसीलिए इसको चेंज कर दिया नाम को, डेट इज सीपीए एक्ट 2019। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी किसी लॉ में कोई चेंज आता है तो जिस ईयर के अंदर वो चेंज आता है, एक्ट के साथ उस ईयर को ऐड कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट पहले 1956 था। अभी जो है उसके अंदर कुछ चेंजेज आए और फिर अब जो आप पढ़ते हैं 2019 पढ़ते हैं। लेकिन सर ये तो लॉ की बात हो गई, हम लॉ की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल एक एक्ट की बात कर रहे हैं। और एक्ट हम एज ए लॉ नहीं पढ़ेंगे, एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्ट क्यों ज़रूरी है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, आज हम इसको समझने वाले हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों आया? क्योंकि हर कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वहाँ से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, वो वन बाय वन अब हम इसको समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आइए देखिए, सबसे पहले आता है इसका मीनिंग। मीनिंग क्या है? देखिए बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज ए वाइड एजेंडा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक वाइड एजेंडा है, ये काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या क्या आता है? कंज्यूमर को राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर करवाना, सिर्फ यही नहीं, साथ साथ ग्रीवांस रिड्रेस कराना भी सीपीए एक्ट के अंदर आता है। यहाँ पे सीपीए एक्ट ही वो एक्ट है जिसने कंज्यूमर को उसके अधिकारों के बारे में बताया और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आपको कुछ राइट्स दिए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उन राइट्स को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। सर कैसे, थोड़ा समझाइए। देखो बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप जो है पढ़ के अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए तो क्या इसमें सारी गलती मेरी है? तो क्या आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं सर आपने हमारे साथ फ्रॉड किया? द आंसर इज नो। आप जब तक खुद पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं कैसे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकता हूँ? तो इसीलिए पहले आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से पूरा किया और फिर वहाँ मेरी कोई कमी आती है, तब आप अपने राइट्स का यूज कर सकते हैं। इसीलिए सीपीए एक्ट आया जिसमें कंज्यूमर को पहले उसकी जिम्मेदारियां बताई, और फिर अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेता है तो उसको अधिकार दिए गए कि आप इनका उपयोग कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3 टायर मशीनरी भी है। जुडिशियल मशीनरी जिसको बोला जाता है फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल मशीनरी भी आई, जिसको 3 टायर मशीनरी बोला जाता है। और आसान शब्दों में समझाऊं तो इसी को कंज्यूमर कोर्ट भी बोला जाता है। तो सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फ़ायदे क्या हैं? तो हम अब इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि सर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर।
आइए, तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला फ़ायदा है कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखिए, क्या है कि आज की डेट में जो कंज्यूमर है, वो अवेयर नहीं है। उसको पता ही नहीं कि मेरे क्या अधिकार हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो कंज्यूमर को उसके अधिकारों के बारे में बताया जाना चाहिए। उसको एजुकेट करना चाहिए कि वो अपने राइट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जाने और अवेयर रहे, ताकि उसके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो। दूसरा पॉइंट आता है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। आज की डेट में जो कंज्यूमर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। सर क्या मतलब? देखिए, अगर किसी एक के साथ फ्रॉड होता है तो आप क्या कहते हैं? अरे उसके साथ हुआ है, हमें क्या लेना देना? और कल को वो चीज़ आपके साथ हो जाती है। तो ये चीज़ें हर किसी के साथ हो रही है। अब हर कोई अपना-अपना सोचेगा, तो कैसे आप जो है आवाज़ उठा पाएँगे? एक आवाज़ को तो दबाया जा सकता है, लेकिन अगर वहीं आप ग्रुप में आवाज़ उठाते हैं, तो आपकी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और आपकी सुनवाई की जाएगी। तो कंज्यूमर को एक तरह से ऑर्गेनाइज़ बनाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। और तीसरा आया वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो है हर जगह, हर तरफ एक्सप्लॉइट किया गया। ये नहीं कि यहाँ किसी एक स्टेट, एक सिटी, एक विलेज या एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं हो रही, ये पूरे वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। हर जगह आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हर तरफ माल प्रैक्टिस है। और आजकल तो इतने फ्रॉड हो गए हैं, डिजिटल फ्रॉड्स इतने आ गए हैं कि आपको सीपीए एक्ट की ज़रूरत लेनी पड़ती है। तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ट्रेड प्रैक्टिस उनके साथ ना की जाए, तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाना पड़ा, ताकि जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके मन में एक डर बैठा रहे कि अगर वो पकड़े गए तो उनके साथ सख्ताई से पेश आया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट थे इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। नंबर 1 कंज्यूमर इग्नोरेंस, नंबर 2 अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, नंबर 3 वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सेकंड थिंग कि सर कंज्यूमर के पॉइंट जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीए एक्ट क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, आज की डेट में बिजनेसमैन भी पीछे नहीं है फ्रॉड करने में। तो सबसे पहली चीज़ तो उनको भी जो है सीपीए एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर क्यों? उसको क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ ए बिजनेस। मैं बीइंग ए टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको अच्छी एजुकेशन दूंगा तो क्या आप मेरे पास दोबारा आओगे या नहीं आओगे? द आंसर इज यस। और आप आगे भी रेफरेंस दोगे कि सर से पढ़िए। मैंने कहा हाँ। इसी तरीके से बिजनेस जो है वो एक बार सेल करके थोड़ी अपना काम चला लेगा, उसको तो रिपीटेड कस्टमर चाहिए। और वो रिपीटेड कस्टमर कब आएंगे? जब वो अच्छा गुड्स, अच्छी सर्विसेज देगा, तभी तो उसको कस्टमर से अच्छा फीडबैक मिलेगा, तभी वो लॉन्ग रन तक सरवाइव कर पाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस तभी लॉन्ग टर्म तक काम कर पाएगा जब वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। बिजनेस जो है सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, जो कि उसको बिजनेस देते हैं, उसी को बेनिफिट देते हैं। जिस सोसाइटी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं वहीं के तो रिसोर्सेज को यूज करूँगा। मेरी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में शॉप है, तो मेरे पास जो कंज्यूमर आएंगे वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी से ज़्यादा आएंगे। और वहीं से अगर मैं बेटा इनकम अर्न कर रहा हूँ और उन्हीं के साथ अगर मैं फ्रॉड करूँ, तो क्या ये चीज़ सही है? द आंसर इज नो सर, ये तो गलत बात है। आप उस सोसाइटी में रहते हो, आप वहीं पे अपना बिजनेस कर रहे हो और उन्हीं लोगों के साथ चीट कर रहे हो जो आपको बिजनेस दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेटा, यहाँ पे भी सोसाइटी के रिसोर्सेज को आप यूज करते हो तो सीपीए एक्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ठीक तरीके से सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करो। तीसरा आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि वो सोसाइटी के बारे में भी सोचे। आप अपनी कोई सर्विस या गुड्स सोसाइटी को देते हो तो उससे सोसाइटी का भला होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये एम रहना चाहिए कि मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं जो आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ आए और आप ईज़िली उसको लर्न कर पाओ और आगे चल के आप उसको यूज़ कर पाओ। तो ये क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
कि ये भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू सीपीए एक्ट आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बेनिफिट के बारे में भी ना सोचें, ऐसा नहीं है। आप जो है कस्टमर को रीजनेबल चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और कस्टमर को भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट आता है मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि मोरली क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मतलब ये कहते हैं ना, हमारे सिद्धांत, हमारे उसूल, ऐसे ही बिजनेस का भी सिद्धांत होना चाहिए कि आप कंज्यूमर जो आपको बिजनेस दे रहा है, जिसकी वजह से आपका काम चल रहा है, उसके इंटरेस्ट को अवॉइड ना किया जाए और किसी भी तरह की उसके साथ फ्रॉड ना की जाए। ठीक है, तो कस्टमर को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए, ये मोरल जस्टिफिकेशन है। एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर सीपीए एक्ट अगर आप फॉलो नहीं करते हैं और आप जो है कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड करते हैं, ठीक से काम नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट आपको बार बार इंटरवेंट करेगी। मतलब सर, गवर्नमेंट परेशान करेगी, कभी रेड आ गई, कभी कोई और लीगल ऑब्लिगेशन आ गया, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर चेक लगाती रहती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही काम करते हैं और गवर्नमेंट को भी ये यकीन हो जाता है कि नहीं, ये जो बिजनेसमैन है ये अच्छा काम कर रहा है, तो आपको कोई परेशानी गवर्नमेंट से नहीं होती। तो ये जो बेनिफिट हैं, इम्पोर्टेंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस हैं। तो सर ये क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए, अगर क्वेश्चन आए ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं: कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। और अगर पूछे इंडिविजुअली कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपने ये 5 पॉइंट लिखने हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मोरल जस्टिफिकेशन है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, इसलिए ये सीपीए एक्ट को फॉलो करता है। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस बताइए, अगर सिंपल है, कोई ये स्पेसिफाई नहीं किया कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी 5-6 पॉइंट यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आते हो। ठीक है, आई होप कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। इसका क्वेश्चन पहले बहुत आता था, लेकिन आज की डेट में इसका क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं आता। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर में क्या आता है, देखिए, लीगल प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर को ये प्रोवाइड करता है कि आप जो है अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को जब कंज्यूम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आपको लीगल एक्ट प्रोवाइड किए गए हैं जो आपको हेल्प करते हैं माल प्रैक्टिस से बचाने में। तो सबसे पहले जैसे सीपीए है 1986, जो कि अब जो है वो चेंज हो गया, 2019 हो गया है। तो सीपीए 2019 आपका सबसे बड़ा है जो आपको हर तरीके से बचाता है। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये इसके अंदर बहुत सा हर तरह की चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, हर तरह के सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड हैं, चाहे प्राइवेट है या पब्लिक है, मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है या सर्विस नेचर का है या ट्रेडिंग नेचर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आ जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। ये सारे एक्ट जो हैं ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं माल प्रैक्टिस से। ठीक है, आपके साथ, एक कंज्यूमर के साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो, उससे आपको बचाते हैं। ठीक है, तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, डेट इज आवर मेन टॉपिक इज द सीपीए एक्ट 2019। सीपीए 2019 क्या कहता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, सीक टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांस। बेटा, इसके अंदर जब आप कोई भी प्रोटेक्शन लेते हैं तो वो एक तो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, मतलब जैसे नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर सालों सालों तक केस चलते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता, और इनएक्सपेंसिव होता है। अगर आप जो है अपनी जगह सही हैं, आप गिल्टी नहीं हैं और सामने वाली पार्टी गिल्टी है, ये प्रूव हो जाता है, तो आपको सारा कंपनसेशन मिल जाता है।
द स्कोप ऑफ एक्ट इज वेरी वाइड। इस एक्ट का स्कोप काफ़ी वाइड है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये हर तरह के अंडरटेकिंग, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, या आपका प्रोवाइडिंग ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, किसी भी नेचर का है, वो हर चीज़ सीपीए के अंदर कवर की जाती है। इट डेट क्लियर? हाँ सर। अब बात करते हैं कि सर सीपीए की फीचर्स क्या हैं। तो ये कई बार इसका क्वेश्चन आता है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फीचर्स ऑफ सीपीए 2019, ये केस फॉर्म में आता है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, दोनों तरीके से इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले आता है कवरेज ऑफ आइटम। सर ये क्या कवर करता है? तो देखिए, इट इज दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विस until or unless any product or service is specially debarred out of the scope of this act by central government। बेटा, इसके अंदर हर तरह की गुड्स और सर्विस कवर होती है, मतलब चाहे किसी भी तरह की सर्विस हो, किसी भी तरह का गुड्स हो, वो सीपीए एक्ट में आएगा। अनटिल और अनलेस, जब तक वो प्रोडक्ट या सर्विस स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट इसके स्कोप से बाहर ना कर दे। सर किसके स्कोप से? सीपीए के स्कोप से। ठीक है। कवरेज ऑफ सेक्टर, तो ये जो है कौन से सेक्टर को कवर करता है? बेटा, ऑल एरिया, वेदर प्राइवेट, पब्लिक और कोऑपरेटिव, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या कोऑपरेटिव सेक्टर हो, हर सेक्टर को ये कवर करता है। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर राइट्स जो आपके 6 राइट्स हैं वो भी सीपीए 2019 ने ही दे रखे हैं। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही आपको जो है कंज्यूमर्स के राइट प्रोवाइड करता है। इफेक्टिव सेफगार्ड, आपको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ताकि आप माल ट्रेड प्रैक्टिस से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचे रहें। टाइम बाउंड रिड्रेसल होता है, लंबा टाइम नहीं लगता। द मेन फीचर ऑफ एक्ट इज अंडर दिस द केस आर डिसाइडेड इन ए लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड। काफ़ी लिमिटेड टाइम में ही आपका जो है केस रिजॉल्व हो जाता है, उसमें जल्दी रिजल्ट सुनाया जाता है, ज़्यादा टाइम लंबा नहीं लगता। 3 टायर ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी, इसके अंदर 3 टायर रिड्रेसल ग्रीवांस मशीनरी आपको दी जाती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बोलते हैं, स्टेट लेवल पे होता है उसको स्टेट कमीशन बोला जाता है, और नेशनल लेवल पे जो होता है उसको नेशनल कमीशन बोलते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हु कैन फाइल ए कंप्लेन अंडर सीपीए 2019। बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहला एनी कंज्यूमर, एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर हो वो आपका कंप्लेन फाइल कर सकता है। सर यहाँ पे कंज्यूमर है, क्या यहाँ पे कस्टमर लिख सकते हैं क्या? क्या हम कस्टमर लिख सकते हैं? देखिए, कस्टमर गलत नहीं है, लेकिन कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा सटीक है। सर ऐसा क्यों? देखो, कस्टमर और कंज्यूमर में बहुत ही बारीक फ़र्क है, ध्यान से समझने की बात है। कस्टमर होता है जो आपसे सामान ले रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर होता है जो आपके सामान को कंज्यूम कर रहा है। क्या हर एक कस्टमर कंज्यूमर होता है? द आंसर इज नो। लेकिन हर कंज्यूमर जो है वो कस्टमर होता है। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने मैन्युफैक्चरर से सामान लिया तो मैं उसका क्या हूँ? कस्टमर हूँ। लेकिन मैंने सामान आगे रीसेल के लिए लिया तो क्या मैं कंज्यूमर हूँ? द आंसर इज नो। और क्योंकि मैंने जो सामान है वो कंज्यूमर को सेल करने के लिए लिया, आगे रीसेल करने के लिए लिया, तो क्या अगर कोई सामान में गड़बड़ हुई तो मैं सीपीए का बेनिफिट ले सकता हूँ? क्या मैं उसके अंदर केस फाइल कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि ये एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर मतलब जो सामान को कंज्यूम करने वाला है वही कंप्लेन फाइल कर सकता है। इट डेट क्लियर? ओके सर, अब समझ आया। उसके बाद एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है वो कंप्लेन फाइल कर सकती है। ठीक है। थर्ड आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी केस डाल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी डाल सकती है। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट। ठीक है। सर ये समझ नहीं आया। देखिए, एक कंज्यूमर, ठीक है, और उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसने कंप्लेन फाइल कर दी, उसका केस चल रहा, लेकिन उसी के जैसा फ्रॉड और भी कई सारे लोगों के साथ हुआ तो वो उन सबके बिहाफ पर भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। इसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने अभी एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, ओ एम जी, ओ माई गॉड, जिसमें प्रेस रावल के साथ एक
फ्रॉड होता है। अगर आपको ध्यान हो तो भूकंप आता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देने से मना कर देती है और वो भगवान के नाम पे कोर्ट में केस डायल कर देता है, ठीक है, केस फाइल कर देता है, सॉरी। तो वो वहाँ पे जो केस है, जैसे ही उसका अप्रूव होता है, 400 और पीपल्स आ जाते हैं कि हमारा भी केस जो है फाइल करवा दीजिए। कोई चर्च के ऊपर करता है, कोई मस्जिद के ऊपर करता है, कुछ मंदिरों के ऊपर करते हैं। तो उन 400 के बेसिस पे अकेले परेश रावल ने केस लड़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो। वो क्या है, वो वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट, उनका भी इंटरेस्ट सेम था, उनके साथ भी फ्रॉड इंश्योरेंस कंपनी ने किया था, इसीलिए उन्हीं उसी के केस के साथ उन सबका केस भी सुना गया, ठीक है। और उसके बाद इलीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज कंज्यूमर। बेटा मान लीजिए कोई आपने प्रोडक्ट लिया और वो प्रोडक्ट आपने यूज किया और आपकी डेथ हो गई। अब आपकी आत्मा तो आएगी नहीं कि हा मैं केस करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपकी कोई भी लीगल हेयर, आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपके फैमिली मेंबर्स आपके बिहाफ पे क्या है, केस फाइल कर सकते हैं। तो ये है कि कौन केस फाइल कर सकता है, इसके ऊपर कई बार केस स्टडी बन जाती है, ठीक है, और वो हम सेपरेट एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्लेन कैन बी फाइल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? सर कोई फ्रॉडलेंट ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई आपके साथ फ्रॉड कर दिया, कोई आपको खराब गुड्स दे दिया, कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस हो गई, मतलब आपके साथ कोई डेफिशिएंसी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे फीस ले ली, मैंने आपको कमिटमेंट किया, आपको रिसिप्ट काट के दे दी कि मैं आपको क्लासेस दूंगा, आपने मुझे एडवांस फीस दे दी। अब मैं जो है गायब हो गया, आपके साथ तो धोखा हो गया ना, मेरी सर्विस में डेफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ पे अब मैं कोई चूरन तो बेच नहीं रहा, कोई आपको प्रोडक्ट तो गुड्स तो दे नहीं रहा, मैं क्या दे रहा हूँ, सर्विस, तो मेरी सर्विस में डेफिशिएंसी आ गई। तो आप इसके रिस्पेक्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सर एक बात बताइए, अगर मैंने केस फाइल कर दिया तो मुझे क्या क्या रेमेडीज मिलेंगी? तो रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होती हैं? सबसे पहला आता है रिमूव डिफेक्ट इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस। पहले तो डेफिशिएंसी अगर है सर्विस के अंदर वो हटाई जाएगी, या आपका जो डिफेक्ट है उसको हटाया जाएगा। गुड्स का डिफेक्ट तो उसको रिपेयर हो जाता है। सर डेफिशिएंसी इन सर्विस क्या होगा? मान लीजिए मैंने आपको क्लास का कमिटमेंट किया और मैं आपको क्लास नहीं दे पाया, आपका टाइम गैप आ गया, तो मैं उस डेफिशिएंसी को पूरा करूं और मैं आपको फिर क्लासेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरा, रिप्लेस द डिफेक्टेड गुड विद वन अनदर नो डिफेक्ट, मतलब हम जो है डिफेक्टेड गुड रख लेंगे और आपको उसकी जगह दूसरा पीस दे देंगे, जिसको आप बोलते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद रिफंड प्राइस पेड, आपका रिफंड हो जाता है, जैसे अमेजन वगैरह पे आप काफ़ी रिफंड ले लेते हैं, ठीक है। पे ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अगर कोई कंपनसेशन मिल जाएगा, अगर कोई लॉस हो गया तो आपको कंपनसेशन दिया जाता है। पुनिटिव डैमेज अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेज, आपका कोई अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेज में कोई डैमेजेज हो गया, आपको वो डैमेज दिया जाएगा। अगर कोई ट्रेड प्रैक्टिस है उसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है। नोट ऑफर हैजार्डियस गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल, अगर आपके गुड्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर बैन कर सकते हैं, आपको दोबारा ऑफर करने पे बैन कर दिया जाएगा कि आप इस गुड्स को दोबारा जो है ऑफर नहीं करेंगे कंज्यूमर को। विड्रॉ हैजार्डियस गुड्स फ्रॉम सेल, विड्रॉ कर लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एज ए मैन्युफैक्चरर मैंने गुड्स बनाए और मैंने उसको मार्केट के अंदर सेल कर दिया। अब मार्केट में जब सेल किया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई और इसकी बहुत सारी कंप्लेन आ गई, तो ज़्यादा और आगे लॉस ना हो तो वो ऑर्डर पास कर सकती है गवर्नमेंट, सॉरी कंज्यूमर कोर्ट, कि आप जितना भी आपका मार्केट के अंदर माल है आप सबको क्या कीजिए, विड्रॉ कीजिए। तो वो फर्म को अपना सारा माल जो मार्केट में दे रखा है लोगों को, सबसे वापस कलेक्ट करना पड़ता है। सीज मैन्युफैक्चरिंग हैजार्डियस गुड, पर्टिकुलर परमानेंटली सीज हो जाता है, मतलब बैन कर देंगे उसको, ऊपर ताला लग सकता है। अमाउंट ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर फंड, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट पे करने के लिए बोला जा सकता है। करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, मान लीजिए मैंने कोई गलत एडवर्टीजमेंट कर दी तो उससे अगर किसी भी तरह की मिसलीड इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को मिल रही है तो उसको ठीक करना। और पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द पार्टीज, अगर पार्टीज को कोई भी नुकसान हुआ है उसको एक एडिक्वेट अमाउंट पे करना, ताकि उसका जो लॉस है वो कम से कम हो जाए और उसको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो ये सारी रेमेडीज हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है आपका कि सर राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है।
ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आता ही आता है, मिनिमम 3 मार्क का, मैक्सिमम 6 मार्क का ये क्वेश्चन आता है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर मतलब आपके अधिकार क्या हैं। अभी आपने पढ़ा था, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो आपको बताया था कि कंज्यूमर ने आपको कुछ राइट्स दिए हैं। ये सीपी एक्ट 1986 में आए थे, लेकिन साथ ही साथ 2019 में इसमें कुछ चेंजेज आए। इसमें आपको 6 राइट दिए गए हैं कंज्यूमर को। कौन कौन से? सबसे पहला आता है बेटा राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? कंज्यूमर को पूरा राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करना किसी भी प्रोडक्ट से, सामने वाले की सर्विस से। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए जो है हार्मफुल है, हैजार्डियस है, आपको अपने आप को उससे बचाने का पूरा अधिकार है आपके पास। आप जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेने जाते हैं तो आप याद से, ध्यान से आईएसआई हॉलमार्क, सॉरी आईएसआई मार्क का लें। ठीक है, आप कोई ज्वेलरी लेने जाते हैं गोल्ड की तो आप हॉलमार्क का साइन चेक करें। तो ये क्या है? राइट टू सेफ्टी, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट आता है राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या है? कि एक कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो जो भी गुड्स ले रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है बिफोर बाइंग इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई मोबाइल लेने जा रहा हूँ तो मैं सेलर से उस मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकारी हूँ। अगर वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो मेरा पूरा राइट है, वो मना नहीं कर सकता कि नहीं हम आपको नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। ये राइट टू बी इन्फॉर्म होता है। राइट टू चूज, बेटा ये यहाँ पे चूज की जगह अब एश्योर्ड आ गया है। एश्योर्ड, राइट टू एश्योर्ड। राइट टू एश्योर्ड में चेंज कुछ नहीं है, बस नाम राइट टू चूज की जगह राइट टू एश्योर्ड कर दिया, जिसमें कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार अपने सामान को बाय कर सकता है। वो कोई भी सामान चूज कर सकता है। जबरदस्ती सेलर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आपको यही सामान लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आता है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या है? कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ किसी तरह की कोई माल प्रैक्टिस होती है, कोई फ्रॉड होता है, तो वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है और उसकी बात को प्रॉपरली तरीके से सुना जाएगा। उसको पूरा अधिकार है अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करके अपनी बात को रखने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब वो पूरा राइट रखता है रिलीफ पाने के लिए, कि वो रिलीफ पा सकता है। अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया, उससे उसको कोई नुकसान हो गया, तो कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि वो अपने नुकसान की भरपाई उस सेलर से करवा सकता है। एंड द लास्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में क्या आता है बेटा? कि एक कंज्यूमर है जिसको अपने राइट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कैसे केस फाइल करते हैं उसको ये नहीं पता, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो इस बारे में एजुकेशन ले सकता है, नॉलेज ले सकता है कि भाई कैसे मैं जो है कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस फाइल करूं, कैसे मैं अपने आप को अपडेट करूं, नॉलेजेबल रखूं कि कल को मेरे साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो। तो ये सारे बेटा क्या थे? राइट ऑफ कंज्यूमर, जो कि 6 राइट्स मिलते हैं कंज्यूमर को। कौन कौन से? सबसे पहला आता है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू एश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए बच्चों। क्या सर? देखिए, आप अपने अधिकारों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझा हो। अगर आपने जिम्मेदारी को ही नहीं निभाया और फिर आप कहें कि नहीं मेरा तो ये अधिकार है, मुझे तो ये चीज़ चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। कैसे? तो चलिए अभी हम इसको समझेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर के साथ। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं, मतलब आपकी कुछ जिम्मेदारियां। अब आप देखिए बेटा, सबसे पहली जिम्मेदारी आती है आपकी आस्क फॉर कैश मेमो। आप कोई सामान लेने गए, आपने सेलर ने बोला बिल का क्या करोगे बाबूजी, आप ऐसे ही ले जाओ, और आप उसकी बातों में आगे आपको बोला उसने कि आप 100 रुपये कम दे देना लेकिन मैं आपको बिल नहीं दूंगा, आप भी उसकी बातों में आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सामान लेके घर गए, 1 हफ्ते बाद सामान खराब हो गया। अब आप उसके पास वापस लेके आए कि भाई आपसे मैं लेके गया था और आप अब ये 1 हफ्ते में ख़राब हो गया, अब आप इसको ठीक करो। तो वो सेलर जो है वो आपको मना कर सकता है। वो कह देगा भाई क्या प्रूफ है? अब आप बताइए बेटा,
अगर आपके पास बिल ही नहीं है तो क्या कंज्यूमर कोर्ट में आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आप अपने राइट्स का यूज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा निभाई। आपने उससे क्यों नहीं कैश मेमो लिया? क्यों नहीं आपने उससे टैक्स इनवॉइस लिया? अगर आपने टैक्स इनवॉइस लिया होता तो आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आई होती। ओ माय गॉड सर, ये बात तो सोचा नहीं। तो आगे से ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़रूरी हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं निभाओगे तो आप अपने राइट्स का यूज नहीं कर पाओगे। सेकंड आता है बी अवेयर। अवेयर रहें। ये ना हो कि आप किसी भी गुड्स और सर्विस को देखते हैं और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप उसको बाय कर लेते हैं। अवेयर रहिए, सेलर की बातों में भी मत आइए। आप अपना डिसीजन लीजिए, अपनी चॉइस कीजिए और फिर आप उस सामान को बाय कीजिए। ठीक है? बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड। बेटा, हमेशा स्टैंडर्ड का गुड्स लेना चाहिए। अगर आप जो लोकल प्रोडक्ट लेते हैं, आजकल आप कम पैसों के चक्कर में लोकल सामान उठा लेते हैं जो कि आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। हो सकता है उससे आपको ही कोई पर्सनल नुकसान हो जाए, कल को आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए। तो उन चीज़ों से बचने के लिए कुछ पैसे की सेविंग ना करते हुए हमेशा स्टैंडर्डाइज गुड्स लीजिए, स्टैंडर्ड का सामान लीजिए। नेक्स्ट आता है फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई सामान लेते हैं तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर के कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। इस चीज़ को कैसे यूज करना है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सपोज कीजिए, आपने एक वॉशिंग मशीन ली। ठीक है? अब वॉशिंग मशीन के साथ आपको हमेशा इंस्टॉलेशन के लिए एक जो है सुपरवाइजर प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आपको जब भी इंस्टॉल करवानी हो आप कंपनी में कॉल करना, वो बंदा आएगा और आपका इंस्टॉल करके चले जाएगा। लेकिन आपने सोचा नहीं, मैं ही चौधरी हूँ, मैं खुद ही करूँगा। अब आपने वो खुद करना शुरू किया और उसकी वजह से मशीन का कोई पार्ट टूट गया या उसमें कोई दिक्कत आ गई। ठीक है? तो क्या अब आप उस सेलर के ऊपर या उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोई केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सर क्यों? अभी तो लेके आए हैं और हम कंज्यूमर हैं, हमें राइट है। नहीं। क्या आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया? जब वहाँ पे आपको बकायदा मेंशन था कि आपने जो है मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना है, तो आप काहे चौधरी बने? तो आप वहाँ पे अपने राइट्स का यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है रीड लेबल केयरफुली। लेबल को हमेशा केयरफुली पढ़िए। लेबल में क्या आता है? सर उसकी एक्सपायरी डेट देखिए, उसके प्राइस देखिए। अब कल को आपने कोई सामान लेके आए और वो आप जो है बिना एक्सपायरी डेट देखे सामान लेके आ गए और उससे आपको नुकसान हो गया। अब आपने डेट देखी नहीं, आपने सेलर के ऊपर केस फाइल कर दिया, तो क्या वो केस फाइल हो सकता है? द आंसर इज नो। ये आपकी मिस्टेक है कि आपने क्यों नहीं देखा। ऑल दो वहाँ पे सेलर की भी मिस्टेक है, नो डाउट, बट आपकी ज़्यादा गलती है। क्यों? कि आपको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान रखना चाहिए था। ये आपकी ड्यूटी थी कि आप कोई भी सामान लेते हैं तो सबसे पहले उसके लेबल को ध्यान से पढ़ें और तब उस सामान को बाय करें। उसका वेट प्रॉपर चेक करें, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, क्या उसका एमआरपी है। ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है बी अवेयर ऑफ फॉल्स एडवर्टीजमेंट। फॉल्स एडवर्टीजमेंट से बचें। आजकल बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसके बारे में आप देखते होंगे कि आप बहुत ऐड देखते हैं कि सुबह नाश्ते में ये खाओ, ये दवाई खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कैप्सूल खाओगे हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और हम उनकी बातों में आके वो जो मेडिसिन्स हैं, वो हम प्रोडक्ट्स हैं, उनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि वो हमारी हेल्थ के लिए कितना हैजार्डियस है। फिर भी हम ले लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। तो ऐसा नहीं करना। हमेशा कोई भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट होती है उससे बच के रहिए और किसी भी एडवर्टीजमेंट में विश्वास ऐसे ही आंख बंद करके मत कीजिए। पहले आप उसके पीछे की सच्चाई को जानें और फिर आप उस प्रोडक्ट को बाय करें। और लास्ट आता है फाइल कंप्लेंट। फाइल कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। सर क्यों? एक बात बताओ, अगर कल को आपके साथ फ्रॉड हो गया तो क्या कंज्यूमर कोर्ट को सपने आएंगे, अरे इन साहब के साथ तो फ्रॉड हो गया, चलिए हम इसकी सुनवाई करते हैं? ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, उनको पहले आपको बताना पड़ेगा। आप फाइल जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे तो कंज्यूमर कोर्ट को कैसे पता चलेगा? तो फाइल कंप्लेन भी आपका अधिकार है, ये सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे आप अपने अधिकारों का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसकी? कंज्यूमर की। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नहीं सर,
अब आता है वे एंड मीन्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के तरीके हैं। सबसे पहला सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। देखिए एवरी फर्म इंसिस्ट टू हैव स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस विच मीन दैट मोर एंड स्टिल मोर पीपल शुड बाय देयर प्रोडक्ट। देखिए बेटा जितनी भी टॉप की कंपनियां हैं वो कंज्यूमर्स को बेटर सर्विस देती हैं ताकि मैक्सिमम कंज्यूमर उनका सामान खरीदें और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस बना रहे। दूसरा बिजनेस एसोसिएशन, बिजनेस के एसोसिएशंस बनते हैं जिसके अंदर सभी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि हर एक बिजनेस अपनी लिमिट के अंदर काम करे और कंज्यूमर का पूरा ध्यान रखे। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को अवेयर करवाया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ए कंज्यूमर शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ही शुड बी अलर्ट इन द मैटर ऑफ हिज राइट। वो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और उसको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट आता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। जब किसी एक सिंगल कंज्यूमर के साथ कोई प्रॉब्लम आती है और उसकी कोई बात नहीं सुनता तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ही है वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हेल्प करती है, जो आपके साथ खड़ी होती है ताकि आपकी बात को सुना जाए। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय एनेक्टिंग वेरियस लेगिस्लेशन। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है बाय वेरियस लेगिस्लेशन, नए नए रूल बना के। सीपीए एक्ट भी जो है ये भी आपका गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहते हैं जिसके थ्रू आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। इट डेट क्लियर? हाँ सर। अब आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टायर जुडिशियल मशीनरी और रिड्रेसल एजेंसी। इसको याद करने का बड़ा ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3 तरह की कोर्ट है। हाँ सर, कौन कौन सा? सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्टेट कमीशन। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन। तो ये 3 आपकी क्या होती हैं? ये 3 आपकी जुडिक्शन है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है? सबसे पहले वन बाय वन, बड़ा इजी है। नंबर ऑफ मेंबर, नंबर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? देखिए बेटा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर 3 मेंबर होते हैं, स्टेट के अंदर 5 होते हैं, नेशनल के अंदर भी 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ओके सर। लेडी ऑफिसर, सर क्या इसमें लेडी ऑफिसर भी होती है? द आंसर इज यस। 3 मेंबर में 1 मस्ट बी लेडी ऑफिसर, 1 मस्ट बी लेडी ऑफिसर, एक लेडी ऑफिसर होनी चाहिए। ठीक है, लेडी ऑफिसर होनी चाहिए। स्टेट के अंदर भी 1 मस्ट बी लेडी ऑफिसर, 1 लेडी ऑफिसर होती है, और नेशनल में भी 1 लेडी ऑफिसर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, 2 पॉइंट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? देखिए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर जो प्रीसीडिंग ऑफिसर होता है, प्रीसीडिंग ऑफिसर कौन होता है? देखिए बेटा 3 जज हैं लेकिन जो फैसला है वो एक जज सुनाता है ना। तो जो प्रीसीडिंग ऑफिसर है जो फैसला लिखता है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इक्वलेंट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के बराबर। ठीक है, हाँ सर। सर स्टेट कमीशन में, स्टेट कमीशन के अंदर जो है आपकी प्रीसीडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन इक्वल टू किसके? हाई कोर्ट जज के बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू हाई कोर्ट जज के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ सर, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और नेशनल कमीशन के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। ये 3 पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, ये चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है डेट इज अमाउंट, कि सर किस अमाउंट का जो है आपके पास केस कहाँ फाइल होगा, डेट इज अमाउंट। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो अमाउंट है जितना आप केस फाइल कर सकते हैं, कितनी अमाउंट का? अप टू
1 CR 1 करोड़ तक की अमाउंट है, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक के सारे केस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 10 करोड़ तक की जो केसेज हैं वो स्टेट कमीशन में जाते हैं, और नेशनल कमीशन में अबाउ 10 करोड़। सर मेरा 5 करोड़ का केस है तो कहाँ जाएगा? स्टेट कमीशन में। सर मेरा 15 करोड़ का केस है, कहाँ जाएगा? नेशनल कमीशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए ये पॉइंट्स रीड करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट कंसर्न। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? देयर आर 3 मेंबर इंक्लूडिंग 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑफ दीज 1 मस्ट बी लेडी ऑफिसर। इसमें से एक लेडी ऑफिसर होना जरूरी है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? अपॉइंट करती है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट हैव क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर की जो कंप्लेन है, नोट मोर देन 1 करोड़ वैल्यू, 1 करोड़ की वैल्यू से ज़्यादा कंज्यूमर के केसेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके। ऑन रिसीविंग, अब यहाँ से जो पॉइंट आपका 3 और 4 है, ये पॉइंट आपके हर कोर्ट में सेम होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट कमीशन है या नेशनल कमीशन है। देखिए, ऑन रिसीविंग ऑफ कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शैल रेफर द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी। जैसे ही कंप्लेन आई, अपोजिट पार्टी को क्या किया जाएगा? एक नोटिस भेजा जाएगा कि भाई आपके नाम से एक नोटिस रेज किया गया है, कंसर्न एंड सेंड द सैंपल ऑफ गुड्स फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी। मतलब, और जो बायर ने जिस गुड्स के रिस्पेक्ट में केस फाइल किया है, उस गुड्स को लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट गुड्स आर डिफेक्टेड और देयर इज सम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि यस, गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट है और उसके अंदर कोई उसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है, तो वो क्या करेगी? इशू एन ऑर्डर टू अपोजिट पार्टी को एक ऑर्डर इशू करेगी, डायरेक्टिंग हिम आइदर रिप्लेस, या तो रिप्लेस करे, रिटर्न द प्राइज, प्राइज को पैसे मतलब रिफंड करे, या पे कंपनसेशन, या फिर उसका जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन पे करे। ये कुछ भी वो रूल्स ऑर्डर पास कर सकती। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। इफ नाइदर पार्टी इज सेटिस्फाइड, अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब दूसरे के बायर केस जीत गया, सेलर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या हायर कोर्ट में अपील कर सकता है? द आंसर इज यस सर। लेकिन कब? क्या तब जैसे ही उसको याद आया कि अब मेरे को करनी चाहिए 1 साल के बाद, तो क्या वो कर सकता है? द आंसर इज नो। तो सर इसके लिए क्या है? देखिए बेटा, इफ नाइदर पार्टी इज सेटिस्फाइड विद जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, इट कैन फाइल अपील अगेंस्ट इट विद द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के अंदर, मतलब जो इससे हायर कोर्ट है, उसके अंदर केस फाइल कर सकती है। कब तक? विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग ऑर्डर। जैसे ही जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है उससे 45 डेज के अंदर अंदर वो स्टेट कमीशन में केस फाइल कर सकती है। इज दैट क्लियर? हाँ सर, अब ठीक है। अब जानते हैं स्टेट कमीशन के बारे में। इट इज सेटअप इन ईच स्टेट बाय द गवर्नमेंट कंसर्न। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये हर स्टेट में होती। ठीक है, देखिए बेटा, देयर आर 5 मेंबर, 5 मेंबर होते हैं। 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। 1 मस्ट बी लेडी ऑफिसर, एक उसमें लेडी ऑफिसर होगी। दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट हैव क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑनरेबल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज के बराबर उसकी क्या है? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद कंप्लेन जो है यहाँ पे कब कितने तक की आएगी? एटलीस्ट 1 करोड़, मिनिमम 1 करोड़, बट नॉट मोर देन 10 करोड़, यानी 1 CR से 10 CR तक की कंप्लेन इसके अंदर ली जाएगी। ऑन रिसीविंग कंप्लेन, जैसे ही कंप्लेन मिली, स्टेट कमीशन रेफर द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी। बेटा यहाँ पे सेम वही कि जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस जाएगा, और गुड्स को कहाँ भेज दिया जाएगा? टेस्टिंग के लिए। कहाँ पे? लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दी। स्टेट कमीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है, बीइंग सेटिस्फाइड, तो वो अपोजिट पार्टी को क्या करेगी? बेटा ऑर्डर पास करेगी, आइदर रिप्लेस,
रीपे और पे कंपनसेशन, वो उसके अगेंस्ट में भाई या तो रिप्लेस करो, आप रिफंड करो या कोई कंपनसेशन पे करो। ठीक है, यहाँ भी अच्छा सर, यहाँ पे जजमेंट दे दिया, हाँ सर दे दिया, अब मैं सर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आगे केस फाइल करो। कब तक? देखिए बेटा, इफ एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट हैप्पी, कोई भी पार्टी हैप्पी नहीं है विद द जुडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन ने जो जजमेंट दी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ दिस एजेंसी इन नेशनल कमीशन, वो नेशनल कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं। सर कब तक? विद इन 30 डेज बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ फाइन मनी। अगर मान लीजिए कि एक एग्रीड पार्टी है, उसके ऊपर फाइन लगा दिया, तो उसका 50% पहले उसको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर वो आगे केस फाइल कर सकता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में क्या होता है? देखिए, इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, इट हैज़ 5 मेंबर, इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं, 1 प्रिसीडिंग ऑफिसर एंड 1 मस्ट बी ए लेडी मेंबर, एक लेडी मेंबर भी होती है। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओनली दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम ए प्रिसीडिंग ऑफिसर हु पोजेस द क्वालिफिकेशन इक्वलेंट टू, किसके? क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब प्रिसीडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऑल कंप्लेंट pertaining to goods and service वैल्यू मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ की वैल्यू से जो ज़्यादा की कंप्लेन होंगी वही कंप्लेन डायरेक्ट इसके अंदर ली जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद जो 3 और 4 पॉइंट है वो फिर से सेम है। रिसीविंग द कंप्लेन, नेशनल कमीशन रेफर इट टू अपोजिट पार्टी एंड सेंड गुड फॉर टेस्टिंग। नेशनल कमीशन अनदर पार्टी को नोटिस सेंड करेगी और गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेज देगी। उसके बाद जो अगर बेटा नेशनल कमीशन हैज पावर टू इशू ऑर्डर फॉर रिप्लेसमेंट, रिमूवल और पे कंपनसेशन फॉर द लॉस, अगर कोई लॉस हो गया तो नेशनल कमीशन जो है वो उससे डैमेज रिकवर करवाएगी। ठीक है, इफ एग्रीड पार्टी इज नॉट हैप्पी विद द जुडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन दे कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द एजेंसी इन सुप्रीम कोर्ट। कब तक? विद इन 30 डेज बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ फाइन मनी। लेकिन अगर कोई नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और वहाँ का जो जजमेंट होगा वो फाइनल जजमेंट होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है। सर क्या? देखिए, आपका जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में केस आया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में केस लगा, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपने स्टेट कमीशन में उसको रीओपन करवाया, स्टेट कमीशन का ऑर्डर आया, आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो आपका नेशनल कमीशन में चला गया। अब अगर ऐसा कोई केस आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म या स्टेट कमीशन से फिर नेशनल कमीशन में आता है, तो बेटा ध्यान रखना, नेशनल कमीशन का जजमेंट फाइनल जजमेंट होगा। अब आप इसको आगे चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सर अभी तो आपने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है द आंसर इज यस। अगर मान लीजिए कोई केस डायरेक्ट नेशनल कमीशन में आए, मतलब मान लीजिए मेरा 15 करोड़ का केस है, तो मैं कहाँ उसको लगाऊंगा? सर क्या मैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म स्टेट कमीशन में लगा सकता हूँ? द आंसर इज नो। वो केस तो सीधा ही नेशनल कमीशन में लगेगा। और अगर मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ देन इन सच केस मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने केस को लेके जा सकता हूँ और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो फाइनल जजमेंट होगा। ये डेट क्लियर? हाँ सर, ये क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ एनजीओ। एनजीओ का रोल क्या है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए? इसका भी कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला, ये बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा, सबसे पहला आता है एजुकेटिंग कंज्यूमर, कंज्यूमर को एजुकेट करना, ये अपना काम समझते हैं। एनजीओ का काम है कि कंज्यूमर्स को एजुकेट कीजिए। अगर आप पुराने यूट्यूब के ऊपर पुराने एड्स देखें सीपीए से रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो आपको काफ़ी सारे कैंपेन चलते हुए देखेंगे। जागो ग्राहक जागो उनमें से एक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलाती है ये किस लिए? ताकि कंज्यूमर को एजुकेट किया जा सके। उसके बाद कलेक्टिंग डाटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग देम, अगर उनको कोई डाउट होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो है सैंपल प्रोडक्ट को कलेक्ट करते रहते हैं और उनको टेस्ट करते रहते हैं ताकि कंज्यूमर को अवेयर किया जाए। फाइल शूट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमर है उसके साथ फ्रॉड हो गया और वो केस फाइल नहीं कर पा रहा, तो उसके बिहाफ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है कौन? आपका एनजीओ। ठीक है,
पब्लिशिंग जर्नल, जर्नल पब्लिश करना मतलब मैगजीन्स के अंदर जो है वो आपके इंफॉर्मेशन पब्लिश करता रहता है रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। लीगल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है, अगर कंज्यूमर को नहीं पता कि कैसे क्या काम किया जाए तो लीगल एडवाइस उनको प्रोवाइड करता है। एनकरेजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आजकल देखिए जैसे ही कोई प्रोटेस्ट होता है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन साथ में जुड़ जाती हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि कुछ तो टीआरपी के लिए भी आ जाती हैं, वैसे ही अपना नाम आगे करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसी भी होती है जो एक्चुअली कंज्यूमर के फेवर में आती हैं, तो उनके जो साथ मिलके कंज्यूमर के साथ मिलके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती हैं। असिस्टिंग इन फाइलिंग कंप्लेंट, कंज्यूमर को कंप्लेन फाइल करने में असिस्ट करती हैं ताकि वो ठीक से कंप्लेन डाल सके। और टेकिंग इनिशिएटिव, कई बार कंज्यूमर घबराता है, वो एक्शन नहीं ले पाता, तो उसके बिहाफ पे जो है वो कई बार इनिशिएटिव लेते हैं ताकि कंज्यूमर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, उसको थोड़ी सी हिम्मत आए और वो भी फिर साथ में उनके साथ केस को रन कर सके। तो बेटा ये था आपका पूरा चैप्टर जो कि फिनिश हो गया है। आई होप का आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर बेटा आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो बेटा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपके बेटा मैसेज मिलते रहेंगे, इस चैनल पे आते रहेंगे, जो आपको हेल्प करेंगी आगे के लेक्चर्स को समझने में, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, रिविजनरी लेक्चर आएंगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बिजनेस सब्जेक्ट को समझने में। ओके बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।